हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड बजट की भी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों बजट के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करा चुका हूं, जिसमें हमने बजट 2026-27 और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के 75 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली थी, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज से दोस्तों हम स्पेशली उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 यानी कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से उठाए गए हैं। और दोस्तों ये उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स यूके और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आने वाले एक वर्ष तक यहाँ से एग्जाम्स में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए इस सेक्शन को दोस्तों क्या है, डिटेल में कवरअप कराया जा रहा है। तो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण से रहने हैं, उसके पार्ट फर्स्ट के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको 4 वीडियोज और देखनी है। एक तो आपको देखना है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 डिटेल वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। बजट 2026-27 उत्तराखंड का दो, ये भी डिटेल वीडियो, ये भी देख लीजिएगा। इसी के साथ में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के 2 ऑब्जेक्टिव के पार्ट बनाए हैं मैंने, 75 क्वेश्चन उसमें है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स थे वह कवरअप कराए जा चुके हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के भी और बजट के भी। बाकी जो आर्थिक सर्वेक्षण के बचे हुए क्वेश्चंस थे, जो उन पार्ट्स में आपके कवरअप नहीं हो पाए थे या रह गए थे, वो हम इन 200 क्वेश्चंस के माध्यम से कवरअप करने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने नोट्स में भी जो जो आपको नए पॉइंट मिलते रहेंगे उनको ऐड ऑन कर लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों आप ये समझ सकते हैं आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है, और लगभग पिछले पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आपका यह रहने वाला है। इसी के साथ साथ मैंने आपको पिछले 8 महीनों के करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास भी दी हुई है, तो वो मैराथन क्लास भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2026 है, ये इकोनॉमिक सर्वे 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट है, जो कि आपके यूके प्लस और यूकेपीएससी के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, उत्तराखंड राज्य का 8वां आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार किया गया था। बिल्कुल दोस्तों सही है कि उत्तराखंड की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 है, यह उत्तराखंड राज्य का 8वां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, जिसे अर्थ और सांख्य निदेशालय के द्वारा तैयार किया गया। पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, राज्य गठन के समय उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ था, जो कि अब लगभग क्या है, 15 गुना बढ़ गया है। देखिए, उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था तो उस टाइम पे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार कितना था दोस्तों? उस टाइम पे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार था 14,501 करोड़, जो कि अब क्या है, लगभग 15 गुना बढ़ गया। तो दूसरा कथन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, उत्तराखंड की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 2,73,921 रुपये। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है कि उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है 2025-26 में, यह कितनी अनुमानित है, यह है आपका 2,73,921 रुपये। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा है, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से कम है। तो चौथा कथन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का है, जिसे व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, प्रसारण, अन्य सेवाएं या सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, 50.46% है, यानी कि 50% से अधिक है। और सर्वाधिक योगदान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का ही है। इसलिए चौथा कथन गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 8वीं आर्थिक सांख्यिकी रिपोर्ट है उत्तराखंड की 2025-26 की, जिसे अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा तैयार किया गया है। राज्य गठन के समय उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार कितना था, 14,501 करोड़ था। और वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, 3,81,000 करोड़ है। और एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 3,81,889 करोड़ है, यानी कि 3,81,000 करोड़ आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो वैसे दोस्तों दूसरा भी गलत होगा। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि लगभग 15 गुना, दोस्तों 15 गुना नहीं, 24 गुना।
24 गुना वृद्धि हुई है, लगभग लगभग सॉरी 26 गुना, 24 नहीं 26 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है। इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए ये तो सही लिखा गया है कि राज्य गठन के समय उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ था, और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 3,81,881 करोड़, जिसे 3,81,000 करोड़ भी हम कहते हैं। और लगभग कितने की वृद्धि हुई है? लगभग 26 गुना वृद्धि हुई है। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा, पहला सही है और तीसरा सही है, और चौथा भी गलत हो जाएगा क्योंकि 50.46% है। तृतीय क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र का कितना है? 9.59% है। द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 39.95% है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार राज्य गठन के समय 14,501 करोड़ था, जो अब बढ़कर 3,81,889 करोड़ हो गया है, जिसमें लगभग 26 गुना की वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेवा क्षेत्र का योगदान है 50.46%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कुल मशरूम उत्पादन कितना है राज्य का, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल जो मशरूम उत्पादन है दोस्तों, वह है आपका 27,390 मीट्रिक टन। कितना है? 27,390 मीट्रिक टन आपका उत्तराखंड राज्य का क्या है? कुल मशरूम उत्पादन है, ये आपको ध्यान रखना है। और मशरूम उत्पादन के मामले में दोस्तों उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो मशरूम उत्पादन के मामले में उत्तराखंड का दोस्तों भारत में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ये भी एक क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मशरूम उत्पादन के मामले में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शहद उत्पादन के मामले में, क्या शहद उत्पादन के मामले में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो शहद उत्पादन के मामले में उत्तराखंड का भारत में दोस्तों कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और राज्य गठन की तुलना में दोस्तों उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई है? तो 54 गुना की वृद्धि हुई है, क्योंकि राज्य गठन के समय जो मशरूम उत्पादन था वह 500 मीट्रिक टन के आसपास था, जो आप बढ़कर कितना हो गया है? 27,390 मीट्रिक टन के आसपास हो गया है। तो कितने की वृद्धि हुई है? सीधे सीधे दोस्तों ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, तो वह हो जाएगा आपका 54 गुना की वृद्धि हुई है। और मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है वर्तमान में? 5वां स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार कौन सा कथन क्या असत्य है? पहला है, वर्तमान में राज्य में गरीबी का प्रतिशत 9.70%। नहीं दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में जो बहुआयामी गरीबी है दोस्तों, वह कितनी है? वो है 6.92%। कितना है? 6.92% है, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रख लेना है। यानी कि उत्तराखंड में गरीबी या बहुआयामी गरीबी प्रतिशत कितना है? 6.92% है। जबकि राज्य गठन के समय पर उत्तराखंड में गरीबी कितनी थी दोस्तों? वो थी 32.70%। वर्तमान में कितनी हो गई है? 6.92% हो गई है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। ये पॉइंट आपको सीधे सीधे ध्यान रख लेना है। एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांसेज हैं। पहला तो आपका गलत हो जाएगा, पहला ये सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है? उत्तराखंड का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 क्या है? उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है। बिल्कुल दोस्तों सही है। सतत विकास लक्ष्य के सूचकांक 2024 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है, केरल के साथ में। कितना स्कोर था? 79 स्कोर था। दूसरा कथन सही है। तीसरा है, वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 5.94 करोड़ से अधिक अनुमानित है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही। वर्ष 2025 में जो घरेलू पर्यटक हैं उत्तराखंड में, उनकी संख्या 5.94 करोड़ से अधिक अनुमानित की गई है, ये भी ठीक है। अगला है, राज्य में बाघों की संख्या 2001 से 2022 के बीच में बाघों की संख्या में कितने गुना की वृद्धि हुई है? लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। और बाघों की संख्या जो 2022 में है वह कितनी थी? 560 थी। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन जो है असत्य है, क्योंकि गरीबी का जो प्रतिशत है वो कितना है? 6.92% है वर्तमान में बहुआयामी गरीबी, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा आपको ध्यान रख लेना है। एचडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान है, केरल के साथ में 79 स्कोर था 2024 के रिपोर्ट के अनुसार। घरेलू पर्यटकों की संख्या इतनी अनुमानित है 5.94 करोड़, और बाघों की संख्या में 3 गुना की वृद्धि हुई है राज्य गठन से। और वर्तमान में कितनी है? 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 560 है। और उत्तराखंड का कौन सा स्थान है सर बाघों की संख्या में भारत में? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजकोषीय स्थिति और विकास दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्थिर भाव पर जीएसडीपी वृद्धि दर 8.2 रहने का अनुमान है, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2026 के लिए दोस्तों उत्तराखंड राज्य का जो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि का अनुमान कितना है? 8.2% रहने का अनुमान है। बिल्कुल आपका यह सही हो जाएगा। और ये किसके लिए दोस्तों? ये है 2026-27 के लिए, ठीक है।
और वहीं आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 2025-26 के लिए उत्तराखंड राज्य की जो अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर है वह कितना रहने का अनुमान था, वो था 7.23%। तो ये दोनों ही डाटे आपको दोस्तों याद रख लेने। एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, देखिए एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा तो ये बन जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्थिर भाव पर जीएसडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है, 8.2% रहने का अनुमान है। अगर यही प्रश्न 2025-26 के लिए पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थिर भाव पर जीएसडीपी वृद्धि दर कितना रहने का पूर्वानुमान है, 7.23% रहने का अनुमान है। ऐसे ही प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न बन सकता है वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड राज्य की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर या अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है 25-26 के लिए, तो 7.23% है। और वहीं 2026-27 के लिए उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर या आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान है, तो 8.2% रहने का अनुमान है। ये कथन तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा है वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.2% है। तो वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का राजकोषीय घाटा है वह जीएसडीपी का 3.2% है। ये भी दोस्तों सही है। और कहीं कहीं आपको आर्थिक सर्वेक्षण में इसका डाटा 2.9% भी दोस्तों दिया गया है। तो जो भी ऑप्शन में आएगा उसके अनुसार आपको दोनों को ही सही मानना है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना 2.9% या 3.2% दर्ज किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में दोनों ही रिकॉर्ड आपके हैं, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है उत्तराखंड की वास्तविक जीएसडीपी की औसत वृद्धि दर 2022-23 से 2025-26 में भारत की औसत वृद्धि दर से अधिक रही है। यह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उत्तराखंड की 2025-26 में जो आर्थिक विकास दर है या आर्थिक वृद्धि दर है या जीएसडीपी की वृद्धि दर है वह कितना रहने का अनुमान है, 7.23% रहने का अनुमान है। जबकि भारत के संदर्भ में वह कितनी थी, 6.6% थी। तो भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का आंकड़ा क्या है, बेहतर है। उत्तराखंड में औसत वार्षिक वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, इसलिए आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है, याद रखना है। ठीक है, 2026-27 के लिए जीएसडीपी का वृद्धि का दर का लक्ष्य कितना है, आर्थिक विकास दर कितनी है, 8.2% है। 2025-26 के लिए कितनी थी, 7.23% थी। राजकोषीय घाटा 3.2% रहने का अनुमान है या कहीं कहीं 2.9% है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की जो 2025-26 के अनुसार आर्थिक विकास दर है 7.2% रहने का अनुमान है। वहीं भारत की 6.6% की तुलना में यह बेहतर है, इसलिए वो भी सही हो जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की विकास दर 7.23% रहने का अनुमान लगाया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होमस्टे योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने लाख रुपए के पूंजी अनुदान का प्रावधान है। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना होमस्टे योजना के तहत अधिकतम दोस्तों 15 लाख रुपए या फिर 50%, जो भी अधिक होगा, अधिकतम 15 लाख रुपए या 50% रुपए के पूंजी अनुदान का प्रावधान है दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होमस्टे योजना के अंतर्गत। और 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो लाभार्थियों को 50% या अधिकतम 15 लाख तक का पूंजी अनुदान दिया जाता है। इसके तहत होमस्टे योजना की शुरुआत हुई थी 2018 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 को आपको सुमेलित करना है इनके प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, जैसे एक साइड लोक प्रशासन है, दूसरा साइड है अन्य सेवाएं, तीसरा साइड है निर्माण उद्योग और चौथा है विनिर्माण। किस क्षेत्र का कितना योगदान है उसके प्रतिशत के आधार पर आपको ये क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन का योगदान कितना है, यह है दोस्तों आपका 13.5%। ठीक है, 13.5%। ठीक है, वहीं दोस्तों अन्य सेवाओं का योगदान कितना है, यह है 12.22%। ठीक है, निर्माण उद्योग का योगदान कितना है, निर्माण उद्योग का योगदान है दोस्तों कितना, 7.27%। और विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना है दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान है वह है 9.2%। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक प्रशासन अन्य सेवाएं विनिर्माण उद्योग को उनके प्रतिशत के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक योगदान इसमें से किसका है, सर्वाधिक योगदान इसमें है दोस्तों किसका, आपका लोक प्रशासन का 13.5%, फिर है आपका अन्य सेवाओं का 12.22%, फिर है आपका निर्माण क्षेत्र का 9.2%, और उसके बाद में दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, निर्माण क्षेत्र का 7.27%। ठीक है, और इसके बारे में जो भी डिटेल जानकारी है दोस्तों ये मैं आपको क्या है करवा चुका हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको जो वृद्धि वाला चार्ट कराया था उसके अनुसार आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और ऐसे ही जिस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कंपेरिजन करके आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर आपके से कंपेरिजन वाले प्रश्न बनते हैं तो वहाँ पर आप इस डाटा का प्रयोग करके दोस्तों उस प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व आउट कर सकते है। अगर इन चार क्षेत्रों के आधार पर तुलना करने को आएगा तो इन चार क्षेत्रों में जिस क्षेत्र का जितना योगदान है वो योगदान मैंने आपको बता दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है राज्य के सकल मूल्य संवर्धन जीएसबी वृद्धि दर 2025-26 के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, जो कि क्रम रहा है। ठीक है,
कि किस क्षेत्र में कितना योगदान है करके, ठीक है। तो सकल मूल्य संवर्धन जीएसबी वृद्धि दर 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक क्या है दोस्तों, सेवा क्षेत्र है 10.2%, फिर क्या है उद्योग क्षेत्र है 7%, फिर है आपका कृषि क्षेत्र 2%, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा। सर्वाधिक योगदान किसका है, सेवा का है सकल मूल्य संवर्धन वृद्धि दर में, फिर किसका है उद्योग का है, और फिर किसका है दोस्तों, फिर है कृषि का। और इनका प्रतिशत भी दोस्तों आपको याद रखना है, कृषि का है 2%, उद्योग का है 7%, और सेवा का कितना है दोस्तों, सेवा का है 10.2%, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपसे 2025-26 में मूल्य संवर्धन में वृद्धि में दूसरा डाटा पूछा जाएगा, तो सर्वाधिक वित्त सेवा का योगदान है, ठीक है, वित्त सेवा का है, फिर आपका मत्स्य का, फिर आपका लोक प्रशासन और अन्य का, और फिर है रेलवे का, ठीक है, फिर है रेलवे का। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अनुसार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मानव विकास सूचकांक एसडीआई 2021 और भारत के अनुमानित एसडीआई 2025 के बीच का शुद्ध अंतर कितना है, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो मानव विकास सूचकांक है 2021 के अनुसार कितना है, 0.672 है, कितना है 0.672 है उत्तराखंड का स्कोर मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है। और भारत का कितना था, भारत का दोस्तों कितना है, भारत का है 0.644, ठीक है। तो इसमें कितने का अंतर दर्शाता है पूछा गया है, तो 0.028 का अंतर यह दर्शाता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रख लेना है। तो उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक 2021 कितना है, 0.028 है। भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है 2025 के अनुसार अनुमानित जो एसडीआई है 0.644 है, इनका अंतर कितना है 0.028 है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का एसडीआई आपको ध्यान रखना है 0.672 है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का स्कोर 2021 में लास्ट टाइम पे यह बताया गया था। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राज्य के किन जलाशयों में मॉडर्न फिश लैंडिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत दोस्तों राज्य के 2 जलाशयों में मॉडर्न फिश लैंडर सेंटर की स्थापना की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्य की राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूर्वानुमान 2026-27 के आधार पर, ठीक है। राजस्व व्यय दोस्तों जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, राजस्व व्यय जो है वह आपका जीएसडीपी का 15%, 15.6% रहने का अनुमान है। यह कथन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो सार्वजनिक ऋण जो है दोस्तों जीएसडीपी का 28.6% रहने का अनुमान है, कितना है 28.6% रहने का अनुमान है, ठीक है। पूंजीगत व्यय जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो जो पूंजीगत व्यय है दोस्तों वह जीएसडीपी का 4.2% रहने का अनुमान है। और वहीं राजकोषीय घाटा दोस्तों जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, 3.2% रहने का अनुमान है, ठीक है। और वहीं आपसे पूछा जाएगा कि सरकारी व्यय कितना रहने का अनुमान है, 19.8% रहने का अनुमान है सरकारी व्यय। कुल प्राप्तियां कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, कुल प्राप्तियां 16.71% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा याद रखना इंपॉर्टेंट है 3.2% या 2.9% रहने का अनुमान है। सार्वजनिक ऋण 28.6% रहने का अनुमान है। पूंजीगत व्यय 4.2% रहने का अनुमान है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और राज्य कर में अनुमानित वृद्धि कितनी है, 13.06% के आसपास में है। और राजस्व आय में अनुमानित वृद्धि 10.84% के आसपास में है। ये डाटा दोस्तों आपको एग्जैक्टली याद रखना है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सार्वजनिक ऋण भी ध्यान रखना है 28.6%, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला है चारधाम यात्रा 2025 के दौरान यात्रियों की संख्या का घटता क्रम क्या, सर्वाधिक यात्री कहाँ पर आए थे दोस्तों, केदारनाथ में आए थे, फिर कहाँ पर आए थे, बद्रीनाथ में आए थे, फिर कहाँ पे आए थे, फिर आपके आए थे यमुनोत्री में, सॉरी फिर आए थे गंगोत्री में, फिर आए थे यमुनोत्री में। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। केदारनाथ में 17.68 लाख, बद्रीनाथ में 16.60 लाख, गंगोत्री में 7.58 लाख, यमुनोत्री में 6.44 लाख। ये क्वेश्चन एक से दो बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में वर्तमान में गरीबी का लगभग क्या प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो राज्य में गरीबी का दोस्तों आपका 6.92% रहने का अनुमान है, ठीक है। बहुआयामी गरीबी का जो रिकॉर्ड है वह बहुआयामी गरीबी प्रतिशत एमपीआई कितना है उत्तराखंड में 2024-25 के अनुसार, यह आपका 6.92%, ठीक है। राज्य गठन के समय पे कितना था, राज्य गठन के समय पे 32.70% के आसपास में था, यानी कि बेरोजगारी जो आपका गरीबी है वो क्या है लगातार घटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड की स्थिर भाव पर जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, या उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर दोस्तों 26-27 के अनुसार कितनी अनुमानित है, 8.2% अनुमानित है। और वहीं यहाँ पर 2025-26 के अनुसार पूछा जाता तो 7.23% उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, चारधाम यात्रा 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस धाम में सर्वाधिक श्रद्धालु या यात्रियों ने दर्शन किए हैं? तो केदारनाथ धाम में सर्वाधिक श्रद्धालुओं और यात्रियों ने दर्शन किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में हमारा सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का है। इसका योगदान कितना है? लगभग 50.46% है। अब प्राथमिक क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, इसके भी कुछ उपक्षेत्र हैं। इसमें इनके उपक्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान है व्यापार, होटल और जलपान गृह का, जो कि है 37.25%। उसके बाद में परिवहन और संचार का 18.16%। फिर है लोक प्रशासन का 8.18%। फिर है वित्तीय सेवाओं का 7.93%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण वाली वीडियो डिटेल से देखी हुई है ना, तो आपके सभी क्वेश्चन दोस्तों सही हो जाएंगे। इसी प्रकार पूछा जाएगा आपसे, अगर प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का है? तो कृषि का है। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का है? तो विनिर्माण का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि योजना के तहत उचित मूल्य प्रावधान में कौन सी फसल शामिल नहीं है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत उचित मूल्य प्रावधान में आपका काला भट्ट शामिल नहीं है। ठीक है, जबकि चौलाई, मडुआ और झंगोरा ये क्या है? उचित मूल्य के प्रावधान में शामिल है मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत। और इस योजना में झंगोरा, मडुआ, सोयाबीन और चौलाई शामिल है मुख्यमंत्री राज्य कृषि योजना के तहत उचित मूल्य प्रावधान में। ठीक है, क्या शामिल नहीं है? इसमें से काला भट्ट शामिल नहीं है। और दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो डिटेल्स में दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, या प्रैक्टिस सेट स्टैम्प करना चाहते हैं, या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, पीवाईक्यूज लगाना चाहते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को दोस्तों जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पर दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के डिटेल में, जिसमें आपका पूरा सिलेबस दोस्तों कवर अप कराया गया है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीजेज मिल जाती हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, सभी पीडीएफ्स मिल जाती हैं। तो आप एक बार हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे उत्तराखंड का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ के लिए प्रीलिम्स का कंप्लीट बैच है, वीडियो पीडीओ पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट्स हैं, यूके ट्रिपल एस सी का कंप्लीट बैच है, और सभी एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर के संदर्भ में स्थिर भाव के लिए आधार वर्ष क्या है? ठीक है, तो उत्तराखंड की विकास दर के संदर्भ में स्थिर भाव के लिए जो आधार वर्ष है वो है 2011-12 को माना जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड और भारत दोनों के लिए ही स्थिर भावों पर जीडीपी या जीएसडीपी की गणना हेतु 2011-12 को क्या है? आधार वर्ष दोस्तों माना गया है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और अगर देखिए, एक होता है प्रचलित भाव और दूसरा होता है स्थिर भाव। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रचलित भाव पर राज्य की जीएसडीपी या राज्य का सकल घरेलू उत्पाद या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, वह है 3,81,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, 2025-26 के अनुसार। और वहीं अगर आपसे पूछा है स्थिर भावों पर, यानी कि बेस ईयर 2011-12 के आधार पर 2025-26 में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, तो स्थिर भावों के आधार पर है 2,31,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए कुल कितनी लागत की योजना प्रारंभ की गई है? ठीक है, तो उत्तराखंड में ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए दोस्तों कुल आपका 170 करोड़ की जो लागत की योजना है वह प्रारंभ की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने हेतु 170 करोड़ की ट्राउट प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड की कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? तो उत्तराखंड की कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 2025-26 के लिए 60,552.90 करोड़ के हैं। ये कुल आपका राजस्व प्राप्तियां हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। और राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां कुल जोड़ के आपका क्या होता है? आपका कुल प्राप्तियां निकाली जाती है, जो कि 1,10,00,000 के आसपास में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और कुल व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़कर कुल व्यय निकलता है, जिससे आपका बजट का आकार निकलता है। वह कितना है 2026-27 के अनुसार? वो है 1,11,000 करोड़ के आसपास में। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो राज्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान 2024-25 में दोस्तों प्रारंभ किया गया था। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण से निकाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर स्थिर भावों पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2025-26 पूछा गया तो 7.23% रहने का अनुमान है आर्थिक विकास दर, और 26-27 के लिए 8.2%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र का है? तो उत्तराखंड के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों किसका है? जीएसटी और वैट का है। ठीक है, उत्तराखंड के स्वयं के कर राजस्व में माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और मूल्य संवर्धित कर वैट का योगदान क्या है? लगभग 50% से अधिक है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है? जीएसटी और वैट का है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में यानी कि उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन विभाग का योगदान वर्ष 2025-26 में
कितना प्रतिशत अनुमानित है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में पर्यटन विभाग का योगदान वर्ष 2025-26 में 0.13% रहने का अनुमान है। कितना है? 0.13% रहने का अनुमान है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रचलित भावों पर उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 के बीच में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 2025-26 में हमारी कितनी आंकी गई है? 2,73,921 रुपये आंकी गई है। और 2024-25 में कितनी है? ये है 2,50,736। तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 9.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 2025-26 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,73,921 है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कहें या सर्वाधिक जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद वाला जनपद कहें, वह कौन सा है? वह है हरिद्वार जनपद। और उत्तराखंड राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कहें या सबसे कम सकल राज्य घरेलू उत्पाद वाला जनपद कहें, तो वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ये डाटा आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड के जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना अनुमानित है? तो उत्तराखंड राज्य की जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वह 2025-26 के अनुसार दोस्तों कितना अनुमानित है? तो ये दोस्तों 48.20% अनुमानित है। अब देखिए दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण में ये डाटा साफ साफ लिखा गया है, लेकिन अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रश्न किस आधार पर है। वैसे अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आपको बताया 9.59% के आसपास में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वह 39.95% के आसपास, और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वह 50.46% के आसपास में है, ठीक है, 2025-26 के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीएसडीपी के आधार पर पूछा गया है, ठीक है। तो जीएसडीपी के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण में 48.20% दिया गया था आंसर, तो यही आपको सही करना है। और नॉर्मली पूछा जाएगा तो वैसे हो जाएगा 39.95%। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा किस उत्पाद का है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उत्तराखंड के निर्यात में सबसे बड़ा जो हिस्सा है दोस्तों वह किसका है? फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयों का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के बजट में लखपति दीदी योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो वर्ष 2025-26 के बजट में लखपति दीदी योजना के लिए दोस्तों आपका 150 करोड़ रुपए की राशि क्या है? प्रस्तावित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब से हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की संभावना सर्वाधिक है? ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उत्तराखंड में जो आपका पर्यटन और आतिथ्य वाला क्षेत्र है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की संभावनाएं सर्वाधिक हैं, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी यानी कि पर्यटन और आतिथ्य में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन जीएसबीए में प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर कितनी रही है? तो प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर रही है दोस्तों सकल राज्य मूल्य संवर्धन में, वो रही है 3.2%। कितनी? 3.2% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय एमपीसी ग्रामीण क्षेत्र में कितना रहा है? तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय दोस्तों कितना रहा है? 3450 रुपये रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नवीनतम उपभोग सर्वेक्षणों के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण परिवारों का जो औसत मासिक खर्च है वह 3450 रुपये के आसपास रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की कुल ऋण देयता में नाबार्ड के ऋणों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो नाबार्ड के ऋणों का हिस्सा राज्य की कुल ऋण देयता में 8 से 10% के आसपास में है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए नाबार्ड से लिया गया ऋण राज्य के कुल सार्वजनिक ऋण का एक महत्वपूर्ण उप हिस्सा माना जाता है, जो कि कितना है? 8 से 10% रहने है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में जीएसटी 2.0 के तहत कर दरों का सरलीकरण किया गया है, और इसका कारण क्या है? अब 5, 12, 18 और 28% के स्थान पर केवल दो स्तरीय कर संरचना 5% और 18% लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो ये दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में जीएसटी 2.1 के दरों का सरलीकरण किया गया। उत्तराखंड में क्या दोस्तों भारतीय स्तर पर ही जो जीएसटी 2.0 है इसको शुरू किया गया है, ठीक है, किसको? जीएसटी 2.0 को, ठीक है। और जो जीएसटी 2.0 है दोस्तों, इसकी घोषणा कब हुई थी? जो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2025 को, और लागू कब किया गया? लागू किया गया 22 सितंबर 2025 को। तो पहला कथन सही हो जाएगा। और अब देखिए दोस्तों, पहले इसमें 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। वर्तमान में कितने स्लैब हैं? 2 स्लैब हैं, 5% और 18%, इसलिए दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। और
कारण क्या हो रहा है, कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, सरलीकरण इसका किया गया है, क्योंकि पहले 4 थे तो अब 2 में इसका सरलीकरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषित सुधारों के क्रम में आपका इसकी घोषणा 15 अगस्त 2025 को की गई है और इसे लागू किया गया कब, 22 सितंबर 2025 को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य कर विभाग द्वारा डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के सहयोग से डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है उत्तराखंड राज्य कर विभाग के द्वारा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य कर विभाग के नवाचारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों, इसमें से मैंने आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे शामिल किए हुए हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में आपको नहीं कराए थे या उसमें छूट गए थे, तो इनको भी आप लोग नोट डाउन करते हुए जरूर चलें और इससे पहले की वीडियोस को आप लोग जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। पहला है, राज्य में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना का प्रस्ताव है जो कि समीपवर्ती राज्यों में पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब होगी। बिल्कुल दोस्तों सही है, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना का प्रस्ताव है, पहला कथन सही है नवाचार के संदर्भ में। दूसरा है, स्वभूमि ऐप यह केवल राजस्व विभाग का एक पोर्टल है। यह दोस्तों कथन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्वभूमि ऐप है दोस्तों, यह केवल राजस्व विभाग का ही नहीं, जबकि कई सारे विभागों का, जैसे पेयजल विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग आदि का क्या है, एक एकीकृत पोर्टल है। क्या? स्वभूमि ऐप। तो प्रश्न आपसे बन सकता है, स्वभूमि ऐप क्या है? यह उत्तराखंड राज्य के कई विभागों, पेयजल, ऊर्जा, राजस्व विभाग आदि का एक एकीकृत पोर्टल है, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा नवाचार के संदर्भ में। तीसरा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित रेवेन्यू इंटेलिजेंस प्रणाली का आरंभ क्या है, प्रस्तावित है। देखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस प्रणाली है, इसका आरंभ दोस्तों प्रस्तावित है उत्तराखंड राज्य में, और विभाग कर चोरी को रोकने और कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु दोस्तों क्या है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस प्रणाली का आरंभ शुरू किया जाएगा। ये कथन भी आपका सही हो जा रहा है। अगला है, बिल लाओ इनाम पाओ योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 2022 से हुई थी दोस्तों, बिल्कुल सही है। और यह किससे संबंधित है? राज्य में टैक्स चोरी को रोकने के लिए इससे संबंधित है। क्या? बिल लाओ इनाम पाओ योजना, यानी कि जो जीएसटी है, जो कुछ दुकानदार जीएसटी लेते तो हैं आपसे लेकिन जमा नहीं करते हैं, तो उसी के संबंध में यह बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की गई 1 सितंबर 2022 से। तो पहला, तीसरा और चौथा कथन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर बी असत्य है, क्योंकि स्वभूमि ऐप क्या है, यह पेयजल, ऊर्जा और राजस्व विभाग कई विभागों का एकीकृत पोर्टल है, और स्वभूमि ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग भी की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की गणना के संबंध में कौन सा कथन क्या है, सत्य है? पहला है दोस्तों क्या, कि वर्तमान में इस सूचकांक के लिए आधार वर्ष क्या है, 2017-18 निर्धारित किया गया, बिल्कुल सही है। भाव संग्रह हेतु कुल 74 चयनित बाजारों, जिसमें 34 ग्रामीण हैं और 40 नगरीय बाजारों का चयन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और नगरीय बाजारों हेतु 190 और ग्रामीण बाजारों हेतु 192 वस्तुओं का भाव संग्रह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के तहत किया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन आपके क्या है, सही हो जाएंगे। और आधार वर्ष क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए दोस्तों आपका, वो आपको ध्यान रखना है 2017-18 है, ठीक है। और सीपीआई में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसमें कितने वस्तुओं का भार कितने उपसमूह में विभाजित किया गया है, 6 उपसमूह में विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। सर्वाधिक किसका है, खाद्य और पेय पदार्थों का है, फिर आवास का है, फिर मादक पदार्थ का है, तंबाकू वगैरह वगैरह, फिर ईंधन और प्रकाश का है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और वर्ष 2025 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त आधार पर कितना है दोस्तों, 0.67% से 4.94% के बीच में इसे आंका गया है। अब ग्रामीण आधार पर इसका प्रतिशत अलग है, शहरी आधार पर अलग है, संयुक्त आधार पर अलग है, ठीक है, जो कि मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है, वहां से आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मधु को उनके संबंधित कार्यों या विशेषताओं के आधार पर सुमेलित कीजिए। सीआरएस पोर्टल का संबंध दोस्तों किससे है? सीआरएस पोर्टल का संबंध उत्तराखंड में है पब्लिक डाटा एंट्री यानी कि पीडी में प्रीव्यू बटन से संबंधित है, क्या आपका सीआरएस पोर्टल, ठीक है। अगला है आरसीएमएस पोर्टल। आरसीएमएस पोर्टल का संबंध दोस्तों किससे है? यह भूमि म्यूटेशन यानी कि नामांतरण प्रक्रिया के संबंध में है आरसीएमएस पोर्टल, ठीक है। अगला है ई नकल पोर्टल। तो ई नकल पोर्टल दोस्तों किससे संबंधित है? ऑनलाइन जो सत्यापित प्रतियां हैं वह प्राप्त करने से संबंधित है ई नकल पोर्टल। और आबकारी नीति जो है दोस्तों, ये क्या है? मादक वस्तुओं का निषेध और राजस्व प्रबंधन से संबंधित है, क्या आबकारी नीति। तो सीआरएस पोर्टल क्या है? पब्लिक डाटा एंट्री मैप रिव्यू बटन से संबंधित है। आरसीएमएस पोर्टल जो है भूमि म्यूटेशन नामांतरण प्रक्रिया से संबंधित है। ई नकल जो है ऑनलाइन सत्यापित प्रतियों से है। और आबकारी नीति मादक वस्तुओं के निषेध और राजस्व प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य में अत्याधुनिक केंद्रीय अभिलेखागार का निर्माण कहाँ पर गतिमान नहीं है, ठीक है। तो राज्य में दोस्तों 3 जगह पर अत्याधुनिक केंद्रीय अभिगार का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? नैनीताल में, देहरादून में, पौड़ी गढ़वाल में और उधमसिंह नगर में। मतलब मुख्यतः 4 जगह किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे? देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में, ठीक है। तो कहाँ पर गतिमान नहीं है दोस्तों? तो हरिद्वार में गतिमान नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और कहाँ कहाँ पर गतिमान है? नैनीताल में है, देहरादून में,
उधम सिंह नगर में है और पौड़ी गढ़वाल में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड सीपीआई बास्केट में भार के अनुसार निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लगाइए। दुग्ध और उत्पाद, अनाज एवं उत्पाद, ईंधन एवं प्रकाश, कपड़े और जूते। ठीक है, तो आपको अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा है आपका खाद्य और पेय पदार्थ यानी कि अनाज। ठीक है, कितना हो जाएगा 36.32%। तो आंसर हो जाएगा आपका 2143। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। दूसरा है था आपका अनाज और या खाद्य और पेय पदार्थ। उसके बाद में दोस्तों क्या है आपका आवास है। आवास आपका 18% के आसपास में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर आपका क्या है दुग्ध है 8.84% के आसपास में। फिर कपड़े हैं 8.30% के आसपास में। फिर ईंधन है आपका दोस्तों ईंधन और प्रकाश 6.30% के आसपास में। ठीक है, और आवास है 18% के आसपास। मादक पदार्थ तंबाकू वगैरह है 7.8% के आसपास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा अनाज और उत्पाद हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा दुग्ध और उत्पाद। फिर हो जाएगा कपड़े ईंधन और प्रकाश, सॉरी फिर हो जाएगा कपड़े और जूते टाइप का। फिर हो जाएगा ईंधन और प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक रहा है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक कारक क्या रहा है, अनुकूल कृषि की गतिविधियां रही हैं, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ये भी रही है, और जीएसटी दरों में कटौती ये भी रही है, और आरबीआई की प्रभावी रणनीति क्या है, ये भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक रही है। तो ये चारों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या है 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। ठीक है, आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं इसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे मुद्रास्फीति का प्रश्न आया हुआ है, तो मुद्रास्फीति के संबंध में कुछ मैं आपको दोस्तों पॉइंट बता देता हूँ। अगर 2025-26 के संदर्भ में बात करें तो मुद्रास्फीति ग्रामीण आधार पर ये कितनी दर्ज की गई है, तो ग्रामीण आधार पर मुद्रास्फीति आपका 0.21% दर्ज की गई है। ठीक है, शहरी आधार पर कितनी दर्ज की गई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति यह शहरी आधार पर 1.53% दर्ज की गई है। ये पॉइंट भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। और संयुक्त आधार पर पूछा जाएगा तो संयुक्त आधार पर 0.67% क्या है, दर्ज की गई है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।